तो जब जिसको ईवीएम पर भरोसा है, जो प्रधानमंत्री ही ईवीएम का है, उससे देश के लोगों की चिंता तो हो ही नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बताने जा रहे हैं आपको हमारी भारतीय सेना के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि मोदी सरकार जिस तरीके से सेल, रेल और सरकारी कंपनियां बेचती जा रही है, लोगों की सैलरी कम करती जा रही है, नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं, रोज़गार कम होते जा रहे हैं, ठीक इसी तर्ज पर अब सेना के लोगों की, यानी सेना के जवानों की, अफसरों की अब पेंशन भी आधी हो जाएगी। बड़ी हैरानी की बात है। आपने अक्सर देखा होगा कि मोदी जी भारत माता की जय, जवानों के नाम से दिए जलाइए, ये सब आपने बहुत कुछ करते हुए देखा होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारा तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया के जो वीर रस के पत्रकार हैं, वो किस तरीके से अपनी खबरों में चीन को चुनौती देते हैं, वो पाकिस्तान को चुनौती देते हैं, और उनका बस नहीं चले, नहीं तो वो कुछ छोटा मोटा अपनी रिपोर्ट का एक मंत्र बनाकर या ताबीज़ बनाकर अगर चीन की तरफ फेंक देंगे तो चीन तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं वो कि चीन को बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कोई हवन करवा लें स्टूडियो में। खैर, इन सब चीज़ों से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि सच्चाई इसके बहुत विपरीत है। दोस्तों, अभी एक समिति बनी थी, उस समिति की रिपोर्ट आई है और इसके बारे में सेना में एक प्रस्ताव आया है कि जिसमें ये कहा गया है कि 20 से 25 साल की सर्विस में अगर कोई आदमी 20 से 25 साल की सर्विस करेगा तो उसको 50% ही पेंशन मिलेगी। 26 से 30 साल तक अगर कोई व्यक्ति सर्विस करेगा, सेना में रहेगा, तो उसे 60% पेंशन मिलेगी। और 35 साल की सर्विस में उसे 75%, और 35 साल से ज़्यादा की सर्विस को देने में सेना के अधिकारी की या जवान की जो पूरी पेंशन मिलेगी। यानी सेना के अधिकारियों को, जवानों को पूरी पेंशन मिलने का जो रास्ता है वो भी मोदी जी ने अपनी तिकड़मबाजी से टेढ़ा कर दिया है। और उस पर जो तर्क है वो ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेना में रहें। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारी वजह हो जाती हैं जिसकी वजह से कई इंजरी हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, घर की समस्या हो जाती हैं। तो उस वजह से ऐसा होना बहुत सारे केसेस में संभव नहीं होता। अभी एक और जो खबर है वो ये है कि हमारे सियाचिन में, डोकलाम में, लद्दाख में, वहाँ पर जो जवानों को जो उनके खाने की जो उस मौसम में पूरी जो कैलोरी होती है वो नहीं मिल पाती है। यानी जवानों को खाने की भी समस्या रहती है। और ना ही उनके जो कपड़े होते हैं, जो यानी उस मौसम में किस तरह के उन्हें कपड़े चाहिए, जो दिन में, रात में, बारिश में, बर्फ़बारी में उनको ड्यूटी करनी होती है, तो उसके लिए कुछ ख़ास तरह के कपड़े होते हैं ऐसी जगहों पर। वो कपड़े भी उनको, पुराने जो कपड़े हैं, उनको नहीं मिल पाते। इसके अलावा जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फेस मास्क है, जैकेट है, स्लीपिंग बैग है, ये भी अभी तक पुरानी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, पुराने मॉडल्स के चल रहे हैं। जबकि अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हो चुकी है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा जो एक बहुत ही ख़ास बात है वो ये है, और ख़ास बात भी नहीं, इसको हम बहुत ख़तरनाक बात कहेंगे, वो ये कि सेना के पास में 68% यानी 68% जो वेपन्स हैं वो पुराने हैं। आपको शायद ये यकीन नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को 62 या 65 के बैटल्स याद हैं, जो वार याद हैं, तो आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि चीन के फ्रंट पर, चीन की सेना से किस तरीके से हमारे जो जवान थे वो 303 की राइफ़ल से निपट रहे थे।
और जबकि दूसरे देशों में उसी वक्त में AK-47 तक राइफल्स, ऑटोमेटिक मशीन्स गन्स, ऑटोमेटिक राइफल्स ये सब आ चुके थे, लेकिन भारत के पास में नहीं था। सेना के आधुनिकीकरण के लिए 21,338 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, इसमें इनको सेना को दिए गए हैं। जबकि पहले से जो सेना की जो पहली योजनाएं हैं उनको जारी रखने के लिए ही 29,033 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, यानी आधुनिकीकरण के लिए जो दिया गया है उसमें से भी 6,000 करोड़ कम है जो पहले था। इसके अलावा भारत के पास में पुराने ही सैन्य जहाज़ हैं जो अक्सर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर अखबारों में आता रहता है, कभी मिग गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसके पास में युद्धपोत भी पुराने ही हैं। सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि हमारे जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल विपिन रावत, ये मोदी जी के साथ में रहते हैं, मोदी जी के अंडर में रहते हैं। शायद इनको एक आदत पड़ गई है मोदी जी की तरह। ये रावत जी कहते हैं कि हमारी जो सेना है वो एक समय में 2.5 मोर्चे पर, यानी 2.5 मोर्चे पर एक साथ युद्ध लड़ सकती है। इसके बारे में JNU में साउथ एशियन स्टडीज सेंटर की प्रोफेसर संबिता पांडे कहती हैं कि किसी भी देश के लिए 2 मोर्चे पर युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं होता। यानी कहना एक अलग बात है, लेकिन उसको पूरा कर देना या उसको प्रैक्टिकली करते हुए देखना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब अगर हम CAG की रिपोर्ट पर आते हैं तो CAG की रिपोर्ट ने कहा था कि भारतीय सेना के पास सिर्फ 10 दिनों तक ही लड़ने का गोला बारूद है। कितनी चिंता वाली बात है ये कि जहां हम पूरे विश्व में कुछ ऐसी शक्तियों से घिरे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चीन है, और ये लोग एक लंबे लंबे युद्ध चला सकते हैं, उनसे हम सिर्फ 10 दिन तक ही हमारे पास में गोला बारूद है इनसे लड़ने के लिए। अभी जैसा कि आप जानते ही हैं कि डोकलाम में क्या हुआ, वहाँ पर हमारे 20 जवान शहीद हुए, और 20 जवान शहीद होने के बाद में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ये बयान दिया कि वहाँ पर कोई भी हमारी सीमा में नहीं घुसा है, जबकि हकीकत इसके उलट है। चीन की सेना 8 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है, वहाँ पर वो अपने सैनिक जमावड़े कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में भूटान के अंदर भी वो घुस चुके हैं 2 किलोमीटर अंदर तक, वहाँ उन्होंने 2 गांव भी बसा लिए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई नहीं घुसा है। जिसका हवाला, इसी भाषण का हवाला चीन ने पूरी दुनिया को दिया कि देखो भारत का प्रधानमंत्री खुद को कह रहा है कि हमने उनके सीमा के अंदर प्रवेश नहीं किया है। और सबसे बड़ी कमाल की बात ये देखिए कि हमारे 20 जवान शहीद हुए और उनकी मौत का बदला क्या निकला? 49 ऐप डिलीट कर दो। आप तो कहते हैं कि हम तो घर में घुसकर मारते हैं, बदला लेने की हमारी फितरत है, मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को। तो फिर अचानक आप ये बदला और इन सब से हटकर आप एकदम बहुत ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगे हैं कि चीन को विस्तारवादी शक्तियाँ बताने लग गए हैं। मोदी जी क्या हुआ बहादुरी को? भारत अपनी सेना पर अपनी GDP का कुल 1.6% खर्च करता है, जबकि तकरीबन सामान्य सभी देशों में ये 2 से 2. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत बजट पर जितनी रकम आवंटित करता है उसका 80% से ज़्यादा, यानी 80% से ज़्यादा तो सिर्फ उनकी सैलरीज़ में निकल जाता है। तो फिर आप कहाँ से उनके हथियार वगैरह ये सब लेंगे? अब कमाल की बात यह है कि भारत में इन सब चीज़ों का होता क्या है कि भाई जो जवान हैं, सेना है, इनके लिए हथियारों का इंतज़ाम क्यों नहीं किया जाता? यहाँ जो इनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं वो क्यों नहीं पूरी की जाती हैं? एक तरफ मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वहीं कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ताला लगा दिया जाता है, और सेना के लिए कोई भी सामान या कोई भी हथियार जब तक नहीं खरीदा जाता या जब तक उसको प्रोक्योर नहीं किया जाता, जब तक कि इन्हें कोई अपना
वेंडर नहीं मिल जाता, यानी अपना कोई सामान बेचने वाला नहीं मिल जाता, इनकी कंपनी कोई जानकार नहीं मिल जाती। अभी आप राफेल को देख लीजिए, राफेल की डील 535 करोड़ में थी, जिसको कि मोदी जी ने 1635 करोड़ में ख़रीदा। क्यों ख़रीदा? 1635 में इतने ज़्यादा पैसे फालतू क्यों दिए गए? उसी में ही अंबानी को घुसा दिया गया, उसी में ही अडानी को घुसा दिया गया। तो इस तरीके से जो हमारे जो संस्थाएं हैं, कम से कम सेना के लिए जो संस्थाएं हैं, उनमें भी घोटाले ही घोटाले नज़र आ रहे हैं। और आज आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, देश में पूरी अफरा तफरी मचा के रखी हुई है, और उसका कारण सिर्फ इसलिए यही है कि देश की जनता का ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से हटा दिया जाए। क्योंकि अडानी जी के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 92 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है मध्य प्रदेश में, और ये सब जानते हैं। लेकिन लोगों का ध्यान कहाँ है, हमारा मीडिया क्या कर रहा है, ये सब आप देखते ही रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और आगे भी कितना चलता रहेगा। हालांकि मोदी जी किसानों के बारे में इतने चिंतित नहीं हैं। मोदी जी को इस बात से भी कोई चिंता नहीं है कि लोग उन्हें वोट देंगे या नहीं देंगे। उसकी कई वजह हो सकती हैं। एक तो वजह यह है कि शायद अपनी पार्टी के प्रोटोकॉल की वजह से वो अगले लोकसभा चुनाव ना लड़ें या प्रधानमंत्री पद के दावेदार ना हों, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि इन्हें जनता के वोट देने से ज़्यादा ईवीएम पर भरोसा है। तो जब जिसको ईवीएम पर भरोसा है, जो प्रधानमंत्री ही ईवीएम का है, उससे देश के लोगों की चिंता तो हो ही नहीं सकती। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी, ये न्यूज़ अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोरोना के संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपना खुद का फर्स्ट एड सेंटर।